जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्वर्णेश्वर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, राजस्थान में जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024 की वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। टोटल पोस्ट जो है इसमें 1821 के करीब रहने वाले हैं। इसके अलावा राजस्थान में एक और वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है जिसके बारे में भी आपको आज ही बता दिया जाएगा शाम तक। तो टोटल समझ लीजिए 1821 पोस्ट जूनियर इंस्ट्रक्टर की राजस्थान के तहत वैकेंसी 2024 के लिए जारी कर दिया गया है। कैसे अप्लाई करना है, क्या रहने वाली है एप्लीकेशन की आखिरी डेट, प्रारंभिक तिथि, फीस कितना लगने वाला है, किस किस पद के हिसाब से क्या क्या आपके आरक्षण हैं, शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं, सब कुछ आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले बता दें कि इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्वर्णेश्वर एजुकेशन वाला पर डाला जा चुका है। वहां से जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यह देख सकते हैं आप लोग कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के तहत 2024 के लिए कनिष्ठ अनुदेशक यानी जूनियर इंस्ट्रक्टर के लिए सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ड्राफ्ट्समैन, सिविल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, मैकेनिकल डीजर, मैकेनिकल मोटर व्हीकल, प्लम्बर, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, सोलर टेक्नीशियन, टर्नर, वेल्डर, वायरमैन, कॉस्टोमोलॉजी, सुई टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, सबकोपा बोला जाता है। ये सारे पद हैं। आप लोग इसके सापेक्ष आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके पास। टोटल 1821 पोस्ट हैं, जिसमें से मतलब जो वहाँ पर बेसिकली जो है ना अनुसूचित क्षेत्र हैं कुछ, वहाँ मतलब सारे प्रदेशों में होते हैं, लेकिन उनके यहाँ पर उनके लिए 279 पोस्ट अलग से रिजर्व रखे गए हैं जो कि अनुसूचित क्षेत्रों से आते हैं। 1542 पोस्ट जो रखे गए हैं ये अनुसूचित क्षेत्र हैं। कुल पदों की संख्या 1821 है। आप लोग देख सकते हैं अभ्यर्थियों के विशेष जो निर्देश हैं वही यही है कि कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों को अलग अलग आवेदन करने होंगे। अब आपको अलग अलग आवेदन सुन करके आप लोग सोच रहे होंगे कि एसएससी फेज 12 की तरह आपको अलग अलग फीस भी भरना पड़ेगा, लेकिन नहीं। जैसे ही आप लोग ऑनलाइन OTR अपना कर लेंगे तो यहाँ पर क्लियर लिखा है कि OTR आप जैसे करेंगे तो यह कहाँ पर होगा आपका http://rsmssb.rajasthan.gov.in पर जा करके आप लोग कर सकते हैं OTR। वहाँ पर OTR करने के बाद जो अभ्यर्थी OTR कर दिए हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद उनको जो भी रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक क्लियरली बोल दिया गया है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो भी किन्हीं तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें उनको ओरिजिनल कॉपीज़ लगानी पड़ेंगी। और अभ्यर्थी एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा करवाने हैं तो किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें। अभ्यर्थी एक बार ये पंजीयन शुल्क का आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व सुनिश्चित करें। ये सब चीज़ें क्लियरली बता दिया गया है। आवेदक भैया मोबाइल नंबर कितना बार बोल चुका हूँ कि आप लोग मोबाइल नंबर और ईमेल एक फिक्स्ड रखिएगा, उसको चेंज मत करिएगा। यहाँ पर हमने दिखा गया था कि एक बार ये पंजीयन शुल्क लिखा हुआ है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को SSO ID द्वारा लॉगिन करने पर एक बारीय पंजीयन प्रणाली यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर निम्न अनुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करवाएं। सामान्य वर्ग के लिए जो क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग हैं, इनके लिए 600। राजस्थान के जो लोग हैं वहाँ के बेसिकली जो बाहर के हैं या तो राजस्थान के भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं या क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, बाहर के जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग SC ST रहते हैं वो अगर दूसरी स्टेट में भरते हैं तो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होते हैं, उन सबके लिए 600 रुपये है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक हो हेतु 400 रुपये रखा गया है। समस्त दिव्यांगजनों के लिए भी 400 रुपये रखा गया है। यहाँ पर नोट आप लोग देख सकते हैं, राजस्थान के भिन्न अन्य राज्यों के मतलब जो भी अन्य राज्य के लोग हैं उनको सामान्य वर्ग माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को समान अभ्यर्थी के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा, यानी कि 600 रुपये भरना पड़ेगा। पूर्व में एक बार ये पंजीयन शुल्क OTR जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क दे नहीं होगा। एक बार OTR के समय जो आप फीस भर देंगे जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके बाद आपको दोबारा नहीं दिया होगा। हम एक पोस्ट लेकर के बताते हैं कि कनिष्ठ अनुदेशक ड्राफ्ट्समैन सिविल का जो पोस्ट है कोड संख्या 1, गैर अनुसूचित क्षेत्र में टोटल 34 पोस्ट हैं। सामान्य पुरुष के लिए 10, सामान्य महिला के लिए 3, विधवा के लिए 1 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो हैं इनमें सामान्य पुरुष के लिए 3 है, महिला के लिए कोई स्पेशल नहीं है, पुरुष के वर्ग में फाइट कर लीजिए भैया। और अनुसूचित जाति जो SC 16% आरक्षण, ST 12% क्लियरली बता दिया गया है। तो यहाँ पर इसी के सापेक्ष टोटल बहुत ज़्यादा पोस्ट है, सबके बारे में बताना मतलब संयोजित नहीं है। टोटल 1821 पोस्ट हैं। इसमें अलग अलग आप लोग देख सकते हैं जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ हो, जिसमें आप लोगों के पास डिग्रीज हो, वही आप फॉर्म फिल करिएगा उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड। आपको डिपार्टमेंट्स के नाम बता ही चुके हैं और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल ही जाएगी। परीक्षा शुल्क आपको बताया जा चुका है। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो ना तो हमको कमेंट करके पूछिएगा, कमेंट करके हम जवाब अवश्य देंगे आपको। मैंने बहुत लोगों को जवाब देता रहता हूँ।
हो सकता है 1 घंटे बाद दिया जाए, 2 घंटे बाद दिया जाए, लेकिन उनको जवाब जरूर दिया जाएगा। उत्कृष्ट खेल के खिलाड़ियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। इसमें आपके खेल देख लीजिए कि ओलंपिक हो, एशिया गेम्स हो, दक्षिण एशिया हो, या इसे मतलब राष्ट्रमंडल खेल हो, इन सब में अगर आपके मेडल आए हैं तो आपको स्पेशल छूट दिया जाएगा। और इसमें आपको अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, हालांकि ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, वेतनमान L10 यानी पे मैट्रिक्स लेवल 10 के आधार पर होगा, और यानी कि समझ सकते हैं 55,000 से 60,000 रुपये तक आपके पास आएगा। इन हैंड सैलरी आपकी 40-45,000 रुपये करीब रहेगी, 40,000 रुपये मान सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल से, और मतलब ये क्या बोलते हैं, आपका हायर सेकेंडरी स्कूल जो आपने 12th किए हैं उसमें आपके पास PCM होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और इसके अलावा आपके पास तकनीकी क्षेत्र की भी जानकारी होनी चाहिए, जिस भी फील्ड से अगर भर रहे हैं आप। जैसे अगर आप भर रहे हैं डिप्लोमा से, तो आपके पास लिखा हुआ है कि 3 साल का मतलब सिविल डिप्लोमा से भर रहे हैं तो 3 साल का डिप्लोमा हो, वेरी गुड। किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करने का प्रयत्न करेंगे। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है मित्रों, वहाँ पर आप लोग जाकर के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, फॉर्म भरिए जा करके, जिसको भरना है वो तो अवश्य भरिए। ये PDF में एक गलती ये हुई है कि 2 बार इन लोगों ने एक चीज़ को ओवरलैप कर दिया है। आवेदन की देखिए, राष्ट्रीयता भारत के हो, नेपाल, अब तो मतलब CA के बाद तो और भी लोग उसमें बढ़े ही सकते हैं। 21 वर्ष न्यूनतम है, 40 वर्ष का ना हुआ हो, राज्य सरकार के अनुसार 1/1/2025 के तहत उसकी जन्म तिथि को कैलकुलेट किया जाएगा। बहुत अच्छा है, यानी कि अभी देखे होंगे SSC वाले तो भैया इसी साल का कैलकुलेट करवा रहे हैं, अक्टूबर महीने से ही, अगस्त सितंबर से ही कैलकुलेट करा रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने अगले साल 2025 के लिए बोला है 3 वर्ष की। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई है, मान लीजिए सीधी भर्ती नहीं हुई है किसी पोस्ट के लिए, तो उसमें 3 वर्ष से अधिक छूट नहीं दी जाएगी। ये क्लियरली बता दिया गया है, जिससे आप किसी भ्रम में ना रहें। अनुसूचित वहाँ के लोकल लोग आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। SC/ST कैटेगरी 5 साल, OBC कैटेगरी का वही आपका 3 साल वाला फंडा चलता ही चलता है। तो ये सब आप लोग को वही चलता है आरक्षण में, और कोई से दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों को। पेंशन, नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम, जो न्यू पेंशन स्कीम है यानी कि NPS है, उसके अनुसार आपको पेंशन दे होगा। सिंपल सी स्कीम की बात करें तो इसमें पेंशन नहीं मिलता है, 1 टाइम सेटलमेंट होता है, आपका सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आपको मिल जाता है। अब देखिए, पंजीयन आपको OTR करेंगे, एक बार शुल्क उसके बाद जमा नहीं करना पड़ेगा। अब ये आप कहाँ से कर सकते हैं, आपके जन सुविधा केंद्र कर सकते हैं, अपने थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। अब 13/3/2024, 13 मार्च 2024 से लेकर के 11/4/2024 तक आपका आवेदन सबमिट होगा। उसके बाद 11/4/2024 यानी 11 अप्रैल 2024 के बाद लिंक बंद कर दी जाएगी। फिर आपको आपका प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, वो तो एग्ज़ाम से 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले जारी कर दिया जाता है। अब ये हम आपको एक बात बताएं कि ये नौकरी जो लोग भरना चाहते हैं वो अवश्य भरिए, लेकिन ये मत सोच के चलिएगा कि पेपर कब होगा, क्योंकि पेपर इसका होगा इलेक्शन के बाद, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि इलेक्शन से पहले अब देखिए 11 अप्रैल तक फॉर्म फिलिंग होगी, और अप्रैल इज़ द टाइम ऑफ इंडियन इलेक्शन, इंडियन जनरल इलेक्शन। अप्रैल धुआंधार टाइम रहता है, कई फेजेस के इलेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। 15 मार्च को पहली सूचना भी जारी कर दी जाएगी, डेट भी जारी कर दिया जाएगा। पार्टियां देख ही रहे हैं किस लेवल पर तैयारी कर रही है, तो भैया एक बात मान के चलो, जोखिम नहीं लेने वाला कोई गवर्नमेंट। आपको एग्ज़ाम आपका होगा तो पेपर नतीजे आने के बाद, किसी की भी सरकार बने उसके बाद ही ये पेपर ऊपर होने वाला है, इतना बातें भी जान जाइए। अब इस बीच पेपर नहीं होगा, क्योंकि जहां अधिसूचना जारी हो गई उसके बाद जो भी पेपर होने वाले रहेंगे वो आगे टालने का प्रयत्न किया जाएगा स्टेट लेवल का। बेसिकली सेंट्रल लेवल पर हो सकता है SSC अपना कंडक्ट करा ले जाए फेज 12 का, और उसका हालांकि वो भी देखा जाएगा कि फेज 12 में आप देख लीजिएगा, फेज 12 हो गया, CPO हो गया, जो लोग कह रहे हैं कि मई में पेपर होगा, बेसिकली होगा मई में ही पेपर। लेकिन आप लोग देखिएगा कि फेज वाइज इलेक्शन होगा ना, 7 फेजों में पिछली बार हुआ था, अब की बार पता नहीं 7 फेज नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर जैसे हमारे मान लीजिए सेंट्रल इंडिया में आपका लॉन्ग टर्म है, क्योंकि मान लीजिए UP 80 सीटें हैं तो कम से कम 4-5 फेज़ों में तो होगा, बंगाल 42 सीटें हैं तो 5-6 फेज़ों में वो भी होगा। तो यहाँ के फेजेस लंबे हैं, तो हो सकता है सेंट्रल इंडिया का पेपर थोड़े दिन बाद हो जाए। पेपर और इलेक्शन क्लैश करेगा तो पेपर को बैक कर दिया जाएगा, इलेक्शन को प्रायोरिटी रखी जाएगी।
इस बात का ध्यान रखिएगा। आईपीएल में भी आप लोग देख रहे होंगे कि सिर्फ आईपीएल के एक फेज का शेड्यूल जारी किया गया है। सेकंड फेज का शेड्यूल क्यों नहीं जारी किया गया? वो सेकंड फेज का शेड्यूल अधिसूचना जब जारी हो जाएगी पता चल जाएगा कि इस डेट को कहाँ पर वो है आपका इलेक्शन है, तो उसी के अनुसार लोग सेकंड फेज का जारी करेंगे। क्योंकि आईपीएल में भी सुरक्षा चाहिए, पेपर में भी सुरक्षा चाहिए और इलेक्शन में थोड़ी ज़्यादा सुरक्षा चाहिए, क्योंकि हमारे फ्यूचर के लिए है। जागरूक बनिए, सतर्क बनिए। आज से हम हर वीडियो में अपील करेंगे, आप अपना वोट अवश्य दीजिएगा, किसी को भी दीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वोट अवश्य दीजिएगा। अन्यथा बाद में फिर ये मत किएगा कि हमने तो हमारा सुना नहीं जा रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जाति की भावना से ऊपर उठकर, धर्म की भावना से ऊपर उठकर अपने लोगों को वोट दिलवाने के लिए प्रेरित करिएगा। ये मत सोचिएगा कि हमारी जाति का है हमको वोट दीजिए। हो सकता है आपकी जाति में कोई लुटेरा बैठा हो, आपकी जाति में कोई गुंडा बैठा हो, आपका वोट लेकर के मजे उड़ाए और राष्ट्रहित की भावना है उसके अंदर ना हो, देशभक्ति की भावना ही ना हो। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये नेशनल लेवल का इलेक्शन है, लोकल लेवल का पंचायत इलेक्शन नहीं है। यहाँ पर एक तरह से आप लोग एज्यूम करके चलिएगा कि अगर यह पावर में आए तो क्या हुआ और यह पावर में आए तो क्या हुआ। इतना 2-3 पॉइंट का कंपैरिजन अवश्य कर लीजिएगा। किसी भी चोचले में मत पड़िएगा। सोशल मीडिया पर इसमें धुआंधार तरीके से प्रचार, सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी बातें रखी जाएंगी, विपक्ष की तरफ से उनका काउंटर किया जाएगा। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। अगर आप कोई पेपर भरने जा रहे हैं, यानी कि आप पढ़े लिखे हैं, एक एजुकेटेड पर्सन है, तो एजुकेटेड पर्सन के दिमाग में कई चीज़ें चलनी चाहिए, कंपैरिजन चलना चाहिए। जीडीपी का पिछली गवर्नमेंट्स का और इस गवर्नमेंट का भी कंपैरिजन चलना चाहिए। क्या रही थी इकोनॉमिक स्टेटस, कंट्री का स्टेटस क्या रहा था, टेररिज्म कितना था, शांति कितना था, स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसा है, जॉब क्राइटेरिया कैसी है, सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपके जितने भी लोग हमारे श्रोता हमें सुन रहे होंगे वो सब लोग वोट अवश्य काउंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आपसे विनम्र निवेदन है कि वोट अवश्य काउंट करिए। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। जय हिंद, जय भारत।